स्वागत है दोस्तों सभी का। और आज हम लोग बात करेंगे हमारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी। ठीक है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी 8th क्लास की, जिसका चैप्टर 1 में हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। नाउ वी डिस्कस टुडे पार्ट 2। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें 6th क्लास की एनसीईआरटी तो ये पूरी कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको पूरी वीडियोज़ मिल जाएंगी। 7th क्लास की एनसीईआरटी पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एकदम आसान भाषा में, हिंदी में। ठीक है, तो वो आप लोगों को क्या करना है, देख लेना है। तो आज हम लोग समझेंगे औपनिवेशिक क्या होता है मुख्य तौर पर पार्ट 2 में, और किस तरह से अंग्रेजों द्वारा जो दस्तावेजों को संभालना, उनके लिए कार्यालय बनाना और उनके कार्यालयों में लोगों की नियुक्ति करना, संग्रहालय बनाना, और उस सब को रख कर संभाल कर रखने से ये होता है कि इतिहासकार उन की मदद लेके बहुत ही खूबसूरत इतिहास लिखते हैं। जो भी आज हम इतिहास पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इतिहास कोई ऐसे ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी इतिहास को लिखने के लिए पूरी चीज़ों का नॉलेज होना। ठीक है, वहाँ की अगर आप लोग बोल दो कि वनस्पति किस प्रकार से है, वहाँ की मिट्टी ज़मीन कैसी है, वहाँ की जियोलॉजिकल कैसा है, वहाँ का आर्कोलॉजी कैसा है, सब चीज़ों को देखना पड़ता है। और अंग्रेज इस चीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे वो किसी क्षेत्र पर राज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होता था कि उस क्षेत्र की पूरी जानकारी और जानकारी को संभाल कर रखने के लिए कार्यालय, उनकी नियुक्ति, तो ये सब चीज़ें अंग्रेज लोग करते थे। तो वो सब चीज़ों की मदद से इतिहासकारों ने इतिहास लिखा। उन सब चीज़ों को भी आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले। तो मुख्य तौर पर दो ही चीज़ों को समझेंगे, पहला औपनिवेशिक क्या होता है और दूसरा हम समझेंगे कि किस तरह संभाल के रखा और संभाल के रखने के बाद इतिहासकारों ने इतिहास को लिखने में उस चीज़ों की मदद ली। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को समझेंगे। पहले हम औपनिवेशिक समझते हैं। तो औपनिवेश अगर आप समझ रहे हो तो आप इतना समझ सकते हो कि अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, अपने हितों में या अपने साम्राज्यवादी हितों में, मतलब समय समय पर क्या लगता था कि उनकी जो चीज़ें थी, मतलब उनको कुछ चाहिए होता था या फिर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए अंग्रेज क्या करते थे, कठोर नियम, ठीक है, कठोर नियम लागू करने का प्रयास करते थे। जिस कारण क्या हुआ, भारतीयों के मन में अंग्रेजों के लिए नफरत हो गई, है ना। और नफरत के बोध को क्या हुआ, उस समय में लोगों ने बढ़ावा दिए। और आप आगे देखोगे कि धीरे धीरे राष्ट्रवाद का भी उत्पन्न हो गया। यही से राष्ट्रवाद निकलता है। ठीक है, धीरे धीरे वो क्या हुआ, राष्ट्रवाद में परिवर्तित हो गया। तो इस चीज़ से आपने समझे कि औपनिवेश क्या होता है, किस तरह से अंग्रेज लोग हम भारतीयों पर कठोर नियम लगा देते थे, और किस चीज़ के लिए, अपनी साम्राज्यवादी हितों के लिए। और उनके कारण क्या होता था, भारतीयों को काफ़ी परेशानी होती थी। इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, औपनिवेशिक कहते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है इस किताब में, आप पढ़ोगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों, ठीक है, नवाबों का राज था अंग्रेजों के आने के पहले, राजाओं को दबाकर अपने शासन को स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, लगातार वो नियंत्रण स्थापित करते थे, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, औपनिवेशिक कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। किस तरह से उन लोगों ने राजस्व वसूल किया, मतलब किस तरह से कोई भी, अगर आप लोग किसान है तो उनसे भी राजस्व स्थापित किया, है ना। और बड़े बड़े जो राजा रजवाड़े हैं उन लोगों से भी उन लोगों ने क्या किया, राजस्व वसूल किया। अपनी ज़रूरती चीज़ों की सस्ती दाम पर खरीदा, मतलब जो चीज़ें उनको चाहिए थी उनको सस्ते दामों पर खरीदा। और ऐसा नहीं कि खरीद रहे, वहाँ पे बहुत कठोर नीति अपनाए। उसके बाद आप यह भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मानवताओं को पसंद नापसंद, रीति रिवाजों और तौर तरीकों में बदलाव आया है। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे के इस तरह के राजनीतिक, समझो आप, हाँ, राजनीतिक भी आएगा, आर्थिक भी आएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। और इसी प्रक्रिया को, जैसे मैंने आपको समझा, इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण या फिर औपनिवेशिक कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि आपने ये जल्दी समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और इन समूह बदलाव को एक ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, है ना। जैसे हमने पहले ही, जब हम लोग 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, तो हमने इस चीज़ को समझा था कि हमारे अतीत क्यों, है ना, हमारे। और इसी चीज़ के लिए आप समझोगे, इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी अतीतों पर करना, विभिन्न तरह पर क्या हो रही थी, अलग अलग घटनाएं घटित हो रही थी, तो हम उसको इसलिए हमारे अतीत कहते हैं, है ना। आपके भी, हमारे भी, हमारे भी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें विकसित हो रही थी, इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमारे अतीत। उसके बाद हम किस तरह
जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते होंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हो कि क्या चीज़ों का उपयोग करके इतिहासकार इतिहास को लिखा करते थे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है जो कि आपको नोट डाउन करना है कि प्रशासन अभिलेख तैयार करते थे। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया इतिहासकार एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अंग्रेजों की हमेशा मान्यता थी कि चीज़ों को लिखकर संभाल कर रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। पूरा आप लोग अभी भी देखोगे जो अभी सरकारी कार्यालयों में होते हैं हर चीज़ों को लिखा जाता है, वैसे ही ये सब अंग्रेजों की ही देन हम समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था। मतलब आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, अध्ययन के लिए भी उस चीज़ का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता है। जैसे हम देखेंगे कि जब वाद विवाद चलते हैं या फिर कोई भी चीज़ अगर हम लोग समझना पढ़ना चाहते हैं तो हम लगातार इन सब चीज़ों की क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। और उन हेल्प के कारण हमको जो चीज़ें हैं वो पुरानी चीज़ें बोलो नई चीज़ें बोलो समझने के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, जैसे हमने देखा। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संसाधनों के अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए थे, जैसे मैंने आपको बताया। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। ठीक है, आज भी आप लोग देखोगे सबके एक रिकॉर्ड रूम होते हैं। तो ये वहीं से अंग्रेजों ने शुरुआत की सब चीज़ों की। और यहाँ पर आप लोग आज सब इन चीज़ों को देखोगे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखक था, मतलब क्या, अर्चीव, है ना। कुछ चीज़ों को आप अर्चीव में सेव करते हो, उस तरह से ही संग्रहालय जैसे संस्थापन भी स्थापित किए गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन को एक बड़ी शाखा के रूप में पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेख घरों में आप देख सकते हो। बहुत ही सब चीज़ों को क्या किया गया है, संभाल के रखा गया है। जैसे आप लोग ये देखोगे भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो कि 1920 के दशक में बनाया गया था। यहाँ पर हर जो चीज़ें हैं उनको क्या करते थे, संभाल कर रखा जाता था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि ये जो एक गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट है, आपको इसको जस्ट रीड कर लेना है क्योंकि अभी रिपोर्ट का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स होती थी, आपको समझना है और एक जस्ट रीड मान लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे अब आगे। तो आप लोग देखोगे कि उन्हें, अब देखो जो चीज़ें होती थी, है ना, जो भी चीज़ें लिखित फॉर्मेट में होती थी, ठीक है, लिखित फॉर्मेट जो भी चीज़ें होती थी उनको खुशन विसी के माहिर लिखते थे। अब ये खुशन विसी क्या होता है, जस्ट समझ लो आप लोग कैलीग्राफी, है ना, कैलीग्राफी से लिखा जाता था। आप पुरानी किताबों को उठाओगे तो वहाँ पर ऐसे नहीं साधारण कॉपी पेस्ट या फिर प्रिंटर से लिखा गया हो, कैलीग्राफी की जाती थी। और ये जो खुशन विसी है इसका मतलब क्या होता है, कैलीग्राफी होता है। और ये जो सुलेख निवेश है इसका मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से किसी चीज़ को जब लिखा जाता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, सुलेख निवेश कहते हैं। ठीक है, जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकों भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे सर्वेक्षणों को किस तरह से महत्व दिया गया। ठीक है, तो हम लोग इन सब चीज़ों के ऊपर अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो हाँ, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सर्वेक्षण को किस तरीके से बढ़ावा दिया गया। ठीक है, कंजर्वेशन। तो आप लोगों ने देखा कि औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण की चलन भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक है, अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही तरह से जांचना जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी इतिहासकार या फिर कोई भी जब अंग्रेज राज्य करने आता था भारत में, तो वो लोग क्या करते थे, सभी जगह सर्वेक्षण, मतलब सब जगह वो पूरा सर्वेक्षण कराते थे। किस चीज़ का सर्वेक्षण कराते थे, जैसे यहाँ पर लिखा है कि देखो वैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे वनस्पति सर्वेक्षण, मतलब क्या होता है वनस्पति, मतलब बॉटनिकल कन्वर्जेशन, कंजर्वेशन। उसके बाद है ना कई तरह के पुरातत्व जियोलॉजिकल सर्वे भी यहाँ पर कराया जाता था अगर अंग्रेजों द्वारा किसी चीज़ को आया गया तो ये सब
जितनी भी थी कि जैसे कि आप लोग देखोगे मिट्टी की गुणवत्ता, धरती की सतह, है ना, वहाँ पे कौन से पौधे मिलते हैं, और ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस उनको लगती थी कि अगर किसी जगह पर राज्य करना है या फिर किसी जगह पर हम लोग करना है तो आप लोगों को वहाँ की हर चीज़ का ज्ञान होना, और वो हर चीज़ का जो ज्ञान है वो पेपर फॉर्मेट में होना। ठीक है, उससे उनको लगता था कि जो राज्य हम लोग कर रहे हैं उसमें हमको काफ़ी मदद मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद ये एक शरीफे का पौधा है जो कहीं से मिला होगा, वो आपको एक बार जस्ट रीड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता था। अब कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे भी होते थे जिन रिकॉर्ड से कुछ चीज़ें पता नहीं चलती थी। जैसे रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे कि बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, मतलब इस तरह से यहाँ पर चलता था। ठीक है, बंगाल में किस तरह से आप लोग पूरे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर देखेंगे, है ना, ये सब लगा रहता था। ये ट्राइपॉड लग रहा है मेरे को, तो कहीं ट्राइपॉड है, हो सकता है ट्राइपॉड हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस तरह से की जाती थी अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, उसके बाद अब आप लोग देखोगे कि ये जो फोटो है, ठीक है, ये क्या काय की है, 1857 का विद्रोह है ये। ठीक है, उसके बाद तस्वीरों को बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए उन। ठीक है, उसके बाद इसको हम थोड़ा जूम कर लेंगे। हाँ, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि 1857 के विद्रोह के बाद क्या होता है, विद्रोह के बाद क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा कई जो तैयार की गई चीज़ें थी, जैसे कि पुस्तकालय में पुस्तक तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था बागी सिपाही लूट खसोट कर लगे हुए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी ये बताना चाह रहा है कि जो कुछ इतिहासकार होते हैं उनका लिखने से हम उनकी सोच के बारे में भी पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए थे, तो आप लोग क्या समझोगे कि अरे बहुत ही रूड वहाँ पर सब चीज़ चल रही है। तो हम इस चीज़ से क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। ठीक है, अंग्रेजों के लिए बहुत ही ये लोग ऐसे ही थे। ठीक है, इस विद्रोह के बारे में हम लोग जब फिफ्थ क्लास में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या था 1857 का विद्रोह। उसके बाद अभी हम लोग अभी जब जब जाएंगे तब उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे बाद अगर हम लोग आगे चलें तो इनमें हमें यही पता चलता था कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, है ना, हम इसे सोच के पता लगा सकते हैं। उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती है। ठीक है, कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ों से हमको मदद ना मिले। ठीक है, दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी क्या कार्रवाई की क्या वजह थी, इन बातों को जानने के लिए हम कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनमें भी कोई कमी नहीं रहती। ठीक है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। ठीक है ना, सरकारी रिकॉर्ड्स आपको आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जब आप कोई और रिकॉर्ड्स को ढूंढने के लिए निकलते हो तो वो उतना ही मतलब उतना ही कठिन होते जाता है ना, चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अगर आप लोग तो जैसे कि आप लोग को एग्जांपल के तौर पे आर्कियोलॉजिस्ट आपने देखे होंगे, लगातार जो चीज़ों के वो जाते हैं, विजिट करते हैं और वहाँ पर वो छानबीन करते हैं, तो वो ज़्यादा कठिन है कि अगर आप कोई एक रिपोर्ट पढ़ लो, है ना, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर होती थी। जैसे कि इस लिहाज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राओं की स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकाएं महत्वपूर्ण हो जाती थी। जैसे आप लोगों ने समझा होगा कि कुछ लोग उस समय में बहुत घूमते थे, तो वो लोग घूमते घूमते कुछ चीज़ों को लिखते थे, तो वहाँ पर उन चीज़ों का उपयोग में लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी कई चीज़ें लिखी। तो लिखाई से आप लोग बहुत सी चीज़ों को वो कर सकते हो, लेकिन ये स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनमें हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान में काम करने वाले मजदूर या सड़क पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह अनुभव से गुजार रहे होंगे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आने लगेंगी। हम आगे आगे जाएंगे तो आप लोग ये सब चीज़ों को समझोगे। उसके बाद आपको एक कल्पना करना है कि आप एक इतिहासकार है, आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एक दुर्गम या आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए हैं। इस जानकारी को ढूंढने के विभिन्न तरीके और सूची आपको बनाना है। तो ये सब चीज़ें हमने देखा कि इतिहासकारों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और अंग्रेज़ों ने किस तरह से उन सब चीज़ों को कलेक्ट करके रखा, उन सब चीज़ों के लिए नीतियाँ बनाई, और इतिहासकार आज किस तरह से उन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट देख सकते हो जो कि 12 मार्च 1946 की है। इसको जस्ट आपको एक बार
रीड कर लेना है। और मैं रीड करने के लिए हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपकी रीड करने की हैबिट रहेंगी तो आपको चीज़ों को समझना, चीज़ों को याद करना और पूरी चीज़ों को जोड़ कर पूरी मतलब कंप्लीट उसका रिवीजन करना, तो वो उस चीज़ के लिए आपको किताब पलटना होगा, है ना। तो बिल्कुल वीडियो पर आप लोग डिपेंड मत रहो, किताबों को पलटो। इसलिए मैं कुछ चीज़ें आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ कि आप लोग उसको रीड करो। इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, रीड करना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट मतलब चैप्टर 2 के साथ। तो जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो कि जैसे ही आप लोग को नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।